हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट को जो है अन्य कई नामों से जाना जाता है और ये फेमस नाम है। इसको देखा जाए तो लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है या इसको सामान्य रूप से पोटास के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल दवाई क्या है तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे शरीर के किसी भाग में नासूर मतलब बहुत लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होता है, उसकी सफाई करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको लाल दवाई के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका रंग जो होता है कैसा बैगनी कलर का होता है, परंतु इसे क्या करते हैं हम लाल दवाई के नाम से जानते हैं। अब ये पोटास तो पुराने समय में क्या है, कुओं के जल साफ करने के लिए इसी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता था। इसको पोटास के नाम से कह सकते हैं, मार्केट में मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा ये छोटे छोटे पाउचों में मेडिकल दुकानों में क्या है उपलब्ध आपको दिखाई देगा, क्योंकि कई क्षेत्रों में क्या होता है उपयोग होता है। खासतौर से हमने क्या कहा, लाल दवाई। अगर इसके क्या करें हम पानी में हल्का घोल बना करके, कम मात्रा में घोल बना करके, और घाव वाले भाग पे क्या करें हम इसको लगातार डालें या घाव वाले अंग को इसके घोल में हम डुबाए, तो जितनी भी घावों में गंदगी होती है वो क्या करता है बाहर निकाल देता है। और हमने क्या कहा, अब तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी कुआं में डालते हैं, लेकिन पुराने जमाने में कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोल करके कुओं में डालते थे, तो ये जीवाणुनाशी है। अब अगर देखा जाए तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो बैगनी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। बैगनी रंग का कैसा? बिल्कुल क्रिस्टलीय। ध्यान रखिएगा, एकदम चमकदार होता है, बहुत तेजी से चमकता है, चमकदार पदार्थ है। अगर देखा जाए तो ये जल में क्या होता है, विलय होता है, और इसके विलयन का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है, बैगनी ही होता है, बिल्कुल पर्पल कलर, बैगनी रंग होता है। चलिए जरा समझिए। अब अगर देखा जाए तो इसका अणु भार जो होता है वह लगभग कितना होता है, 158 होता है। 158 एटॉमिक मास यूनिट, AMU से हम व्यक्त करेंगे ना। देखा जाए तो ये प्रबल आक्सीकारक पदार्थ है। ये प्रबल क्या है, आक्सीकारक पदार्थ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि चाहे वो माध्यम विलयन का अम्लीय हो या विलयन का माध्यम कैसा हो, क्षारीय हो, या विलयन का माध्यम कैसा हो, उदासीन हो, ये तीनों ही माध्यम में क्या करता है, आक्सीकारक का कार्य करता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसकी खासियत था कि वह केवल अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक कार्य करता था, पर इसकी खासियत क्या है कि ये अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी और उदासीन माध्यम में, तीनों माध्यम में क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक का कार्य करता है। अगर KMnO4 में देखें ना तो यहाँ Mn का जो ऑक्सीकरण अवस्था मिलेगी वो मिलता है कितना, +7 मिलता है। ये कुछ दोस्तों प्रारंभिक जानकारी था। चलते हैं दोस्तों, इसके बनाने की विधि क्या है इसको देखते हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को जो बनाने के लिए है वो 2 पदों का उपयोग होता है। ये 2 पद में कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए मुख्य रूप से जो कच्चा पदार्थ होता है वो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड के अयस्क को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको पायरोलूसाइड कहते हैं। यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड या पायरोलूसाइड की सहायता से ही कह सकते हैं हम क्या करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करते हैं। और इसकी निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं 2 पदों में चलता है। पहला पद जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन होता है, और दूसरे पद में ऐसा होता है कैसा, जो पोटेशियम मैग्नेट है
क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तन किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, कच्चा पदार्थ क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है या पायरोलुसाइड है एस के रूप में। ठीक है, पहले पद में क्या करते हैं, किसी पायरोलुसाइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोटेशियम मैग्नेट में। और दूसरे पद में जो होता है क्या करते हैं, हम पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तन करते हैं। चलेंगे हम एक एक पद से समझेंगे कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पद क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, MnO2 का परिवर्तन किसमें, तो हम कह रहे हैं पोटेशियम मैग्नेट में, मतलब K2MnO4 में। अब ये कैसे प्राप्त करेंगे जरा सा समझना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना पायरोलुसाइड अयस्क को क्या करते हैं, तो जो अयस्क होता है इसको बारीक चूर्ण के रूप में क्या करते हैं, पीस लेते हैं। और पीसने के बाद क्या करते हैं, हम इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, तो दो तीन तरह से बनाते हैं। या तो मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2 जो है या पायरोलुसाइड है, इसकी क्रिया किसके कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, KOH के साथ कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है, पोटेशियम यहां क्रिया करके बनाता है K2MnO4, साथ में क्या है, सीधी सी बात है, यहां बनेगा कैसा, जल। तो पहली स्थिति है कि यदि पायरोलुसाइड का या मैग्नीज डाइऑक्साइड का किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो बनता है क्या, K2MnO4। इसी को बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर भी क्या होगा, 2 दूना 4, 2K2 और कैसा 2H2O। ये पहली स्थिति है। देखिए, इस K2MnO4 को प्राप्त करने का और भी तरीका है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है ना कि ये जो MnO2 है, मैं 2 लगा दिया हूं, किससे, पोटेशियम कार्बोनेट से K2CO3 के साथ क्रिया कराए, वही ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की क्या है, उपस्थिति में, किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट। यानी हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराए या फिर पोटेशियम कार्बोनेट से कराए, यहां भी क्रिया कराएंगे ना तो वही मिलेगा हमको कैसा, K2MnO4। ध्यान रखिएगा यहाँ CO3 है तो यहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिल जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या होगा 2। ये 2 स्थिति है। एक तीसरा स्थिति और है इसी को प्राप्त करने के लिए, क्या कि या तो पायरोलुसाइड को या जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 है, इसकी क्रिया किससे करा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो लें KOH। ठीक है, यहां 2 नहीं होगा ना, KOH। हाँ, इसके साथ क्या करें हम, सोरा का यूज करें, KNO3 का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करें, ऑक्सीजन के जगह हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा का यूज कर लिया हमने। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या बनेगा, तो मिलेगा K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। दूसरी बात क्या होगा ना, ये सोरा KNO2 जो होता है पोटेशियम नाइट्राइट में KNO2 बदल जाएगा और साथ में क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो यहां जल बनता है। तो 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या क्या स्थिति हुआ, या तो पायरोलुसाइड या फिर कह सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है पोटेशियम मैग्नेट। दूसरी परिस्थिति में क्या है कि यदि हम क्या करें, इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराए तो इस स्थिति में बनता है कैसा, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट। अथवा तीसरी स्थिति क्या है, किसी मैग्नीज डाइऑक्साइड या पायरोलुसाइड की क्रिया किसके साथ कराए हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनता है यहाँ पे, पोटेशियम मैग्नेट। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2KOH है ना, 2K है, तो ये कह सकते हैं 2KOH, 1 K तो ऑलरेडी यहां से है ना। तो इस प्रकार क्या है, पहला स्थिति है। तो पहले स्थिति में हमने क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड का किसमें परिवर्तन कर लिया, पोटेशियम मैग्नेट में। चलिए दोस्तों, अब इस पोटेशियम मैग्नेट से हम कैसे परमैग्नेट प्राप्त करेंगे इसकी ओर चलते हैं। देखिए, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, जो हमको प्राप्त हुआ है पोटेशियम मैग्नेट, वहां से क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे और अलग करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जल में घोलकर खूब हिलाते हैं, एक तरह से डंडा से क्या है चलाते हैं और हिलाते हुए इसमें या तो हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही गैसों में से कोई भी एक गैस को हम प्रवाहित करें ना, तो तत्काल हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम परमैग्नेट मिलेगा। और इसकी पहचान ये है ना कि हमें यहां जो विलयन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? गुलाबी रंग का। शुरू में क्या होगा? गुलाबी रंग नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, बनने लगता है, हमको मालूम है क्या है वो? बिल्कुल बैगनी कलर का है, लेकिन शुरुआत में क्या है? हल्के रंग में है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, सांद्रता कम रहता है, तो कैसा दिखाई देगा? गुलाबी रंग का। ठीक है, तो क्या होगा? जल में क्या करेंगे? पहले घोलेंगे किसको? पोटेशियम मैग्नेट का, और क्या करेंगे? उसको खूब हिलाते हुए उसमें या तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा? इनकी क्रिया से जो होगी, पोटेशियम परमैग्नेट जैसे जैसे बनते जाएगा, यह गुलाबी रंग क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब ये क्रिया क्या होता है समझिए। तो देखिए, क्रिया ये होता है कि K2MnO4 है, पोटेशियम मैग्नेट है, इसमें मान लीजिए हमने क्या किया? क्लोरीन गैस प्रवाहित किया। तो क्रिया कुछ ऐसा होगा। कैसा बनेगा? तो ये बनता है KMnO4, और साथ में क्या है ना, यहाँ पे पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाएगा KCl। 2K है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सीधी सी बात है, बैलेंस करना पड़ेगा। सॉरी, 2Cl है तो बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसकी क्या होगी? बैलेंस ही होगी। या हमने क्या कहा कि इसी K2MnO4 में हम क्या प्रवाहित करें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर भी हमें यही मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेशियम परमैग्नेट मिलेगा, KMnO4। हाँ, ये बात अलग है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड ही बनता है साथ में, MnO2, और साथ में क्या होगा ना, ये पोटेशियम इस CO2 के साथ क्रिया करके बनाता है K2CO3। इसी को बैलेंस करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 2KMnO4। ये दो स्थिति है। देखिए, दोनों स्थिति में यहाँ पे क्या है? तो KMnO4 या पोटेशियम परमैग्नेट बनता है, जो कैसा है? गुलाबी रंग का विलयन के रूप में हमको दिखाई देता है। जैसे जैसे बनते जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट, गुलाबी रंग जो है पहले हल्का रहता है, धीरे धीरे क्या होगा? गाढ़ापन होता चला जाएगा ना, कलर क्या होगी? डार्क होती चली जाएगी। यही था मुख्य रूप से कैसा? तो पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि। चलते हैं दोस्तों कहां? इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण की ओर। देखिए, रासायनिक गुण में हम पहले पढ़ेंगे क्या? ऊष्मा का प्रभाव, यानी हम समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम गर्म करें लगभग कितने ताप तक? 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या करें? हम गर्म करें। किसको? पोटेशियम परमैग्नेट को, KMnO4 को। तो क्या होता है ना, ये किससे प्राप्त किए थे हम? पोटेशियम मैग्नेट से, K2MnO4। ये K2MnO4 में साथ में क्या होगा? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन, 3 पदार्थों में क्या होता है? विघटित। इसका कितना अणु भाग लेगा? 2 अणु भाग लेगा। यानी ऊष्मा के प्रभाव में हम ये कह सकते हैं कि यदि पोटेशियम परमैग्नेट को हम क्या करें? मात्र 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करें, तो यह पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होता है? विघटित हो जाता है। यही है मुख्य रूप से कैसा? पहला ऊष्मा का प्रभाव। क्या है दोस्तों? कि यदि हम पोटेशियम परमैग्नेट को 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में क्या होता है? विघटित हो जाता है। यही है दोस्तों कैसा? इसका ऊष्मा का प्रभाव। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं कैसा? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। यानी अगर इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या होगा? अगर इस पोटेशियम परमैग्नेट का KMnO4 की क्रिया किसके साथ कराएं? हाइड्रोजन के साथ कराएं। हाइड्रोजन के साथ क्या करें? गर्म करें हम। तो क्या होता है ना, एक तो क्या होगा? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, अरे सॉरी, मैग्नस ऑक्साइड, MnO2 नहीं, मैग्नस ऑक्साइड ये बना लेता है। इसके अलावा क्या होता है? पोटेशियम O और H तीनों मिलकर बना लेते हैं कैसा? KOH बना लेता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं, कैसा? मैग्नस ऑक्साइड, MnO2 होता तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। यानी अगर पोटेशियम परमैग्नेट की अभिक्रिया हम क्या करें? हाइड्रोजन के साथ कराएं, उनके साथ गर्म करें, तो क्या होता है? ये पोटेशियम परमैग्नेट मैग्नस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में क्या होगा? सह उत्पाद के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इसको हम क्या करें? बैलेंस करें तो क्या करना पड़ेगा? ये 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2KOH इधर भी हो जाएगा,
अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा और इधर देखा जाए तो ये 2MnO हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 दूना 10 ना, तो 2 ऑलरेडी क्या है यहाँ पे यूज हो चुका है, मतलब क्या हो गया 4 दूना 8 बचेगा। ये है मुख्य रूप से कैसा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ये 2 सामान्य क्रिया है दोस्तों, बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अब जो हम आपको रासायनिक गुण बताने वाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है, तीसरा ऑक्सीकारक के रूप में। अगर देखा जाए ना तो पोटेशियम परमैंगनेट की अगर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, या कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से अगर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो वह कैसा है, ऑक्सीकारक के रूप में। हमको ये समझना होगा कैसे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का कार्य करता है। देखिए हम बात कर चुके थे कि चाहे विलयन का माध्यम कैसा हो, उदासीन हो, चाहे विलयन का माध्यम कैसा हो, क्षारीय हो, और चाहे विलयन का माध्यम कैसा हो, अम्लीय हो। हमने कहा था कैसा कि ये तीनों माध्यम में क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। सादी क्या होगा खासियत कि ये तीनों माध्यम में जो होता है ना, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया देता है। उदासीन माध्यम में अलग रासायनिक अभिक्रिया देगा, क्षारीय माध्यम में अलग रासायनिक अभिक्रिया देगा, अम्लीय माध्यम में क्या होता है, अलग रासायनिक अभिक्रिया देता है। देखिए इसके पहले हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़े थे ना, तो वहां क्या देखे थे कि केवल वह अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। पर पोटेशियम परमैंगनेट की खासियत है कि चाहे विलयन का माध्यम उदासीन हो, चाहे विलयन का माध्यम क्षारीय हो, चाहे विलयन का माध्यम अम्लीय हो, तीनों ही माध्यम में क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और तीनों ही माध्यम में कह सकते हैं अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया देता है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं, तीनों माध्यम में अलग अलग देखेंगे कि उदासीन माध्यम में कैसा क्रिया देता है, क्षारीय माध्यम में किस प्रकार की क्रिया करता है, अम्लीय माध्यम में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है, और किस प्रकार ये ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों एक एक, सबसे पहले चलते हैं कहां, उदासीन माध्यम में। देखिए दोस्तों उदासीन माध्यम के रूप में हम क्या ले सकते हैं, जल या आसु जल ले सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न अम्लीय न क्षारीय। अगर मान लीजिए हम KMnO4 को किसमें घोले, जल में घोले, तो क्या होगा जल में घोलने पर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले K क्या करेगा, इसके OH के साथ क्रिया करके एक तो बना लेगा कैसा, KOH, ठीक। यह Mn क्या होता है, O2 के साथ क्रिया करके बना लेता है क्या, MnO2, ठीक। इसके साथ में क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन मुक्त होता है, नवजात ऑक्सीजन। याद रखिएगा यहां जो उत्पन्न होगा कैसा, तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है, ये खासियत है। इसी को आप क्या करें, बैलेंस करें। बैलेंस करा ध्यान रखें तो क्या होगा, यहां पे देखिए Mn यहां यूज हो रहा है O2, तो बैलेंस करेंगे तो ये 2 अणु हो जाएगा, 2K है तो ये भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसके अलावा Mn भी 2 हो गया तो क्या होगा, Mn भी 2 होगा। अब ऑक्सीजन को जरा देखिए बैलेंस, भाई पोटेशियम बैलेंस हो चुका, ऑक्सीजन कितना है, 4 दूना 8 और 1 9, इधर कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 6, मतलब कितना, 3 नवजात ऑक्सीजन। हम ऐसा कह सकते हैं कि उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का 2 अणु जो है क्या कर रहा है, 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। दोस्तों यहां एक खास बात ध्यान देना होगा, ये क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है। यानी खासियत यहां क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया उदासीन माध्यम में जरूर प्रारंभ हो रहा है, लेकिन क्षार बनते के साथ ही यहां विलयन का माध्यम तुरंत कैसा बन गया, क्षारीय हो गया। तो ऐसा लग रहा है ना कि उदासीन माध्यम की रासायनिक अभिक्रिया और क्षारीय माध्यम की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा, और वास्तव में सही भी है दोस्तों। खैर वहां देखेंगे कैसे होगा। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया उदासीन माध्यम में या न्यूट्रल मीडियम में क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, जल के साथ क्रिया करके तुरंत KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो क्या कर देता है, पूरी मीडियम को क्या कर देता है, बिल्कुल बेसिक या क्षारीय बना देता है। इसलिए यहां जो क्रिया होगी उदासीन माध्यम में शुरू जरूर होगी, परंतु विलयन का कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। तो एक क्षारीय माध्यम ऑटोमेटिक यहां पे क्रिएट हो चुका है।
अब जरा समझिए दोस्तों, एक चीज हमको यहां बात ये समझना है कि वास्तव में यहां पे उदासीन माध्यम में इसका तुल्यांकी भार कितना होगा। वहां पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम देखे थे अम्लीय माध्यम में। यह खासियत है, तुल्यांकी भार अलग अलग माध्यम में क्या होगा, आपको अलग अलग मिलेगा। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार अलग होगा, क्षारीय माध्यम में अलग होगा। अब उदासीन माध्यम में कैसे निकाले जरा समझिए। देखिए यहां पे अगर मैग्नीज का अगर देखेंगे ना Mn का, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या मिलेगा, प्लस का 7 होगा। निकलने का तरीका समझिए। और यहां पे Mn का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई Mn इसको निकाल सकते हैं, MnO2 ना, 2 दूना 4 माइनस, तो ये प्लस का 4 होता है। यानी +7 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या किया होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तभी तो क्या हो गया, 7 घट के कितना रह गया, 4। ये ध्यान रखिए, इसी चीज को ध्यान रखना होगा। यानी उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में यहां Mn की ऑक्सीकरण अवस्था 7 से घटकर क्या हो रहा है, +4 में बदल रहा है। ऐसे कैसे बदलेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ध्यान रखिएगा, इसका जो तुल्यांकी भार होगा किसका, KMnO4 का, कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कैसा लिख सकते हैं हम, क्या कि KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अणु भार का कितना, 1/3 होगा। अणु भार का क्या होगा, 1/3 होगा। कैसे लिख सकते हैं, तो सूत्र ऐसा लिख सकते हैं, KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या लिख सकते हैं हम, KMnO4 का अणु भार और बटे क्या हो जाएगा, 3। अणु भार कितना होता है, तो 158, डिवाइड करेंगे 3 से क्या होगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो 6 और 6 आता रहेगा, 7 हो जाएगा। तो 52.67 ये क्या होगा, इसका तुल्यांकी भार होगा। तो कैसे निकला तुल्यांकी भार, सीधी सी बात है, हमने क्या किया, तो इसके अणु भार में हमने क्या किया, 3 से भाग दिया है। 3 कहां से आया, तो हम ये कहेंगे कि उदासीन माध्यम में जो होता है KMnO4 क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +7 से क्या होता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट होता है। तो KMnO4 का तुल्यांकी भार इसी बात पर निर्भर करता है कि वह कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ये है कैसा, उदासीन माध्यम की जानकारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये समीकरण आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकारक गुण में क्या होगा हम यही देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि क्षारीय माध्यम में कैसी क्रिया होती है। इसका उदाहरण हम लेके चलेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कैसा कि क्षारीय माध्यम में कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जरा इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्षारीय माध्यम का देखें क्या होगा ना। देखिए क्षारीय माध्यम में मान लीजिए KMnO4 में क्या किया हमने, क्षार KOH के साथ क्रिया करा है। तो देखिए क्रिया कैसा होता है, ये KOH जो होता है ना, क्रिया करके बनाता है यहां पे पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 बनाता है। साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के H2O बनाता है, और साथ में यहां भी नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। क्षार के रूप में KOH हमने लिया है। इस समीकरण को अगर हम बैलेंस करें तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2KMnO4 2KOH, है ना। इसके अलावा इधर क्या हो जाएगा, 2K2MnO4 और प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। याद रखिएगा दोस्तों, क्षारीय माध्यम में ये स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। क्या देखा गया है ना कि ये दोनों आपस में फिर से क्रिया कर लेते हैं। ये जो K2MnO4 होता है, ये जल के साथ क्रिया कुछ समय के लिए बनता है, और जल के साथ क्रिया करके क्या होता है, ये जो बनाता है KOH बनाता है, पोटेशियम। और ये Mn जो होता है किसमें, मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या होता है, बदलता है। और साथ में देखा गया है कि यहां भी नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। यानी प्रक्रिया कितने क्षारीय माध्यम में 2 पदों में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। तुरंत ही क्या होता है, बनने के बाद ये पानी के साथ क्रिया करने लगता है। अब इस अगर समीकरण को हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहां केवल देखा जाए ना तो 2K है तो 2K हो जाएगा। मेरा लगता है समीकरण सारा बैलेंस होगा।
अब अगर देखा जाए ना तो एक औसत समीकरण हमको निकालना होगा, तो जो मेन पद में मैच कर रहे होंगे उसको काटना होगा। देखिए H2O ये कट जाएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये H2O कट जाएगा। अब अगर देखा जाए यहाँ पे और कुछ कटेगा, ये 2K2MnO4 है, यहाँ पे क्या है K2MnO4 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, जो माध्यमिक यौगिक होता है उसको पूरी तरह से हमको काटना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से कट गया। लेकिन आप गौर से देखिए, यहां 2 H2O हो गया सिंगल, ये H2O तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन इधर एक H2O बचेगा, इधर भी क्या होगा, ये 2KOH है 4KOH हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये भी पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर वाला क्या हो गया, ये पूरा समाप्त हो गया, ये समाप्त नहीं हुआ, ये रहेगा ये। तो कुल मिलाकर देखिए ये पूरा समाप्त हो गया, तो क्या क्या मिलेगा हमको इधर, ये मिलेगा हमको 2KMnO4 प्लस इधर क्या मिलेगा हमको, केवल H2O ही मिलेगा, है ना, 2 में से 1 कट गया है। इधर हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 दूना 4, तो हमको इधर मिलेगा 2KOH मिलेगा। इसके अलावा इधर क्या मिलेगा हमको, 2MnO2 मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा, देखिए 2 ऑक्सीजन इधर और 1 इधर, ये मिलेगा हमको 3 ऑक्सीजन। अब जरा अनुभव करिए दोस्तों, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा होगा, यानी उदासीन माध्यम की रासायनिक अभिक्रिया और क्षारीय माध्यम की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल इक्वल होता है। हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया उदासीन माध्यम में जरूर प्रारंभ होती है, परंतु क्षार बनने का कारण तुरंत कैसा होगा, क्षारीय माध्यम में। वही कंडीशन यहां है। तो देखिए, चाहे वो क्षारीय माध्यम की क्रिया हो चाहे उदासीन माध्यम की क्रिया हो, दोनों की रासायनिक समीकरण बिल्कुल कैसा होता है, इक्वल होता है। जरूर यहां स्टार्टिंग दिख रहा होगा ऐसा, पर ऑटोमेटिक क्या होगा, जो ऊपर का रिएक्शन वही रिएक्शन, यानी उदासीन माध्यम कह लो या क्षारीय माध्यम कह लो, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, सेम होगी। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार उदासीन माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम में क्या करता है, याक्षी कारक का कार्य करता है। तो देखिए दोनों चीज सिमिलर यहां हो गया ना, किस चीज क्या समझिए कि क्षारीय माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया सेम होगी, उदासीन और क्षारीय माध्यम में दोनों में क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 अणु जो है 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जब दोनों की स्थिति सेम है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम दोनों में KMnO का जो तुल्यांकी भार होगा, अणु भार है कितना होगा, 1/3 होगा। यानी उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों ही माध्यम में तुल्यांकी भार बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया दोनों जरूर स्टार्टिंग अलग अलग दिख रहा होगा, पर अंत में क्या बिल्कुल आपको सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये खासियत है किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का। चलिए अब हम चलते हैं क्या कुछ उदाहरण की ओर, किधर, चाहे उदासीन माध्यम कह लो या क्षारीय माध्यम कह लो, दोनों ही माध्यम में क्या होगा, सेम आक्सी कारक की तरह कार्य करता है। तो कुछ उदाहरण से हम समझते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं कैसा, आयोडाइड लवण का किसमें, आयोडेट में आक्सीकरण कैसे करेगा, समझिए। तो पहला रिएक्शन तो ही होगा, चाहे उदासीन माध्यम कह लो या क्षारीय माध्यम में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट उदासीन माध्यम में अथवा क्षारीय माध्यम में क्या करता है, 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो आयोडाइड लवण को किसमें, आयोडेट लवण में परिवर्तित कर देता है। तो पहला रिएक्शन तो वही हो जाएगा कैसा, 2KMnO4 और प्लस कैसा H2O इक्वल टू कैसा 2KOH प्लस 2MnO2 और प्लस कैसा 3 नवजात ऑक्सीजन। दोस्तों हम एक पहले जानकारी पहले भी आपको हम दे चुके हैं। जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़े होंगे तो ऑक्सीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हमने कहा था 3 कंडीशन था, या तो केवल ऑक्सीजन की सहायता से, नवजात ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण करते हैं, या दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा था कि इस नवजात ऑक्सीजन के साथ कौन भाग ले सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकरण भाग ले सकता है। और एक तीसरा कंडीशन क्या बताया था कि इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, H2O भाग ले सकता है। तो ऑक्सीकरण के लिए 3 ही पदार्थ भाग लेते हैं, या तो केवल नवजात ऑक्सीजन भाग लेगा ऑक्सीकरण के लिए, या दूसरी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भाग लेगा, या तीसरी कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के साथ H2O भाग लेगा। किस परिस्थिति में क्या भाग लेगा इसको हमको समझना होगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा यहां भी वही पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा है, या तो नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल या नवजात ऑक्सीजन के साथ जल। ये तीनों ही कंडीशन में कह सकते हैं ये ऑक्सीकरण करते हैं। अलग अलग यौगिकों में अलग अलग भाग लेंगे, किसी में ऑक्सीजन भाग लेगा, किसी में ऑक्सीजन के साथ जल भाग लेगा, किसी में ऑक्सीजन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भाग लेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने कहा आयोडाइड लवण, चलिए हम क्या ले लें, पोटेशियम आयोडाइड ले लें। इसको आयोडेट मतलब KiO3। अब आप अनुभव करिए यहां केवल संख्या किसका बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, यही है ना। तो मुझे लगता है कि केवल यहां ऑक्सीजन ही ऑक्सीकरण में भाग लेगा पोटेशियम आयोडाइड में। अब देखिए यहां 3 का यूज हुआ तो क्या होगा, यहां पे यहां भी 3 लग जाएगा, बैलेंस कर देंगे। तो हमको क्या करना रहता है, केवल इसी नवजात ऑक्सीजन को समाप्त करना रहता है। या बिना गुणा भाग किए क्या है, दोनों इक्वल हैं तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। कुल मिला के हमें समीकरण क्या मिलेगा, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा 2KMnO4 प्लस क्या ले ले इधर हम पहले Ki ले ले, प्लस क्या ले ले इधर H2O, इधर क्या क्या मिलेगा हमको 2KOH, पहले इसको ले लेते हैं ना KiO3, किसी को ले सकते हैं पहले, इधर क्या बचा 2MnO2। यही क्या होगा इसका ऑक्सीकरण की विक्रिया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट उदासीन माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम में, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा लिखेंगे। उदासीन माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। अगर 3 कहेंगे तो इसका 2 भी बोलना पड़ेगा, है ना। नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो आयोडाइड लवण को क्या कर देता है, आयोडेट लवण में परिवर्तित कर देता है। तो ये कह सकते हैं उदासीन माध्यम का एक पहला कह सकते हैं रासायनिक गुण है। तो इस तरह से हमको ध्यान देना होगा कि कहां क्या केवल ऑक्सीजन ले रहा है या कुछ और ले रहा है। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं किसमें क्या होता है। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का जल में ऑक्सीकरण। सेम माध्यम रहेगा, या तो उदासीन माध्यम ले ले या क्षारीय माध्यम ले ले, रिएक्शन वही रहेगा। क्या रिएक्शन इसका 2KMnO4 वही है ना, पहला पद 2KMnO4 प्लस H2O इक्वल टू क्या था 2KOH और प्लस क्या 2MnO2 ना, 2MnO2 दोनों ही माध्यम का और 3 नवजात ऑक्सीजन। अब कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2 का किसमें, जल में ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन में बदल रहा है और जल में बदल रहा है। एक ऑक्सीजन निकलेगा, ये अकेला नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये भी मेरे को लगता है केवल और केवल ऑक्सीजन का ही यूज होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का है कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, और H2O का भी, तो केवल ऑक्सीजन लेगा। तो यहां से जो एक ऑक्सीजन रिमूव होगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, यहाँ पे O2 बना लेगा। माध्यम में या क्षारीय माध्यम में कह सकते हैं ऑक्सीकरण की विक्रिया। अब इसको क्या करेंगे, हमको काटना होगा। मेन हमको 3 नवजात ऑक्सीजन को ही काटना है, यहाँ तो एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे तो इधर क्या मिलेगा, और तो कोई मैच कर रहा है, ये भी देखो मैच कर रहा है ना। यहाँ 3H2O है, यहाँ सिंगल H2O है, मतलब ये कट जाएगा पूरा, यहाँ बचेगा 2H2O, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है ना। तो क्या मिला हमको इधर, तो मिल जाएगा 2KMnO4 प्लस ये मिलेगा हमको H2O2, इधर क्या मिलेगा हमको 2KOH प्लस इसको लिख लेते हैं पहले 2MnO2। अब देखिए 3 में से 1 कट चुका है, मतलब क्या बचेगा 2H2O, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3O2। ये कह सकते हैं उदासीन माध्यम या क्षारीय माध्यम में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकारक गुण है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो दोस्तों हम 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं। ये 2 एग्जाम्पलों से कह सकते हैं उदासीन माध्यम की ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्षारीय माध्यम की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों क्या होगी, स्पष्ट हो गई होगी। अगर इसमें कहीं कोई किसी को डाउट्स होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं तीसरा, और कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम। अब जरा समझते हैं कि अम्लीय माध्यम में रासायनिक समीकरण कैसा होगा। हम यूज कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अम्लीय माध्यम के रूप में हम चिर परिचित क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। देखिए पहली बात तो पोटेशियम इस SO4 के साथ क्रिया करके एक तो बनाता है K2SO4,
और मैग्नीज भी क्या होता है ना, SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है MnSO4, मैग्नीज सल्फेट। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा, यहां पे जल बनाता है। इसके अलावा यहां क्या होगा, तो वही नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। ये अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमें दिख रहा होगा यहां कितना 2K हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। SO4 यहां यूज हुआ है, देखिए 2 Mn हो गया ना, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, इसको 2 Mn करना पड़ेगा। SO4 कितना यूज हुआ, 1 SO4 यहां 2 SO4, कुल मिला के 3H2SO4, यही होगा ना। हाइड्रोजन कितना देखिए हो गया, 3 दूना 6, इसका मतलब क्या होगा, ये 3H2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को जरा अनुभव करिए, 4 तिया 12 और 8 कितना हो गया 20, इधर कितना हो गया 4 दूना 8 और 4 12, 3 15, 15 और 5 20। यह एक खासियत दिखाई दे रहा होगा कि यहां पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणु जो है कितने 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो क्या कि उदासीन माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम के अलावा अम्लीय माध्यम में जो है ये ज्यादा नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, और जो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा हम कह सकते हैं क्या, वो उतना अधिक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। इन्हें दोनों से तुलना करें ना तो यहां क्या है, 2 अणु 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, जबकि वहां क्या था, 2 अणु केवल 3 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट अपेक्षाकृत, क्षारीय माध्यम हो चाहे उदासीन माध्यम हो, उसके अपेक्षाकृत अम्लीय माध्यम में क्या होता है, और अधिक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ये रिएक्शन आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन हमारा यही चलेगा और इसी से हम क्या करेंगे, इसकी बहुत सारे ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं क्या होंगे देखेंगे, हमें चलेंगे। अब जरा कुछ बातों को ध्यान दीजिए, यहां पे देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, प्लस का 7 मिलेगा, और यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितना मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। यानी +7 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, डिफरेंस क्या है, कुल मिलाकर ये यहां 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अम्लीय माध्यम में इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, अणु भार का 1/5 होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, अणु भार का 1/5 होगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, हम क्या लिख सकते हैं, KMnO4 का तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखेंगे, KMnO4 का अणु भार बटे 5, और हमको मालूम है इसका अणु भार क्या होगा, 158 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.6 हो जाएगा, यही होगा ना। 5 3 15, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30 दशमलव लगा के। तो आप वहां क्या देखे थे, अलग था, यहां क्या है, अलग है। तो आपको याद रखना होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार सेम होता है, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार सेम होता है, परंतु अम्लीय माध्यम से क्या होगा, अलग होगा। यानी अम्लीय माध्यम में क्या होगा, अणु भार का 1/5 हो रहा है, जबकि उदासीन और क्षारीय माध्यम में क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है। यही था मुख्य रूप से कैसा, अम्लीय माध्यम की रासायनिक अभिक्रिया, और पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, इतना होगा। ध्यान रखिएगा तुल्यांकी भार का निर्धारण यहां कैसे होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसका तुल्यांकी भार मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण, हमने क्या कहा ना कि अम्लीय माध्यम में ही ज्यादा ये कह सकते हैं ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो हम लोग यही देखना चाहेंगे कि अम्लीय माध्यम में किस किस यौगिक को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है। तो कुछ उदाहरणों को हम लेकर के चल रहे हैं, किसके, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, चलिए पहला इसका ऑक्सीकरण कारक गुण चल रहे हैं उदाहरण के रूप में, कैसा कह रहा है, आयोडाइड लवण का आयोडीन में ऑक्सीकरण। देखिए क्षारीय उदासीन माध्यम में क्या हो रहा था, आयोडाइड लवण आयोडेट लवण में बदल रहा था, थोड़ा चेंजिंग है।
यहां आयोडाइड लवण किसमें है, आयोडीन में चेंज होगा। अब आप समझते हैं, तो पहला रिएक्शन जो है उसी को लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे पहला रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन था क्या, 2KMnO4 यही था ना, प्लस 3H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो हम बताए थे K2SO4, इसके अलावा क्या 2MnSO4, इसके अलावा क्या 3H2O, और कैसा 5 नवजात ऑक्सीजन। अब कर आयोडाइड लवण, तो हम ले लेते हैं मान लीजिए क्या, पोटेशियम आयोडाइड। किसमें बदल रहा है भाई, आयोडीन में, इसका मतलब I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहां लेगा ही लेगा। अब हमको समझना है कि ऑक्सीजन के साथ और क्या लेगा, क्योंकि देखिए जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के साथ क्या लेगा, इसको हमको क्या है समझना है। देखिए भाई यहां जो देखिए K है, KI है ना, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आयु, यानी K क्या करेगा, O से डायरेक्ट क्या तो नहीं करेगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे जल यूज होगा, जल नहीं, हमको लगता है K2SO4 ना, सॉरी जल नहीं होगा, यहां H2SO4 यूज होगा। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, चूंकि माध्यम क्या है, अम्लीय है, यहां पे अपने कॉन्फिडेंस क्लियर करिएगा। अगर जल लेते तो क्या बनता है, यहाँ पे KOH बनता है, यानी माध्यम क्षारीय हो जाता है, जबकि हम किस माध्यम में रिएक्शन चल रहे हैं, अम्लीय माध्यम में, तो यहां क्या है, क्षार नहीं बनेगा। H2O लेके चलते तो क्या बनता है, KOH। चूंकि माध्यम अम्लीय है तो उसी के अनुरूप हमको लेके चलना होगा, तो यहां क्या होगा, K जो होगा SO4 के साथ क्रिया करके बना लेगा कैसा, K2SO4 बना लेगा। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना है तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये इसका कह सकते हैं रिएक्शन होगा, इसी को हम बैलेंस करेंगे। देखिए I2 है, मतलब ये 2 करना पड़ेगा, मेरे को लगता है बाकी सारे बैलेंस है। अब क्या करना होगा, देखिए इसी नवजात ऑक्सीजन को हमको काटना होगा, तो क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन में ही होता है ऑक्सीजन काटना है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, पे H2O क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां क्षार नहीं बनेगा, माध्यम कैसा अम्लीय है, तो अम्ल ही बनाएंगे, है ना। केवल ऑक्सीजन से भी नहीं हो रहा था ऑक्सीकरण, तो क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। अब हमने क्या किया, काट लिया। अब देखिए जो और भी कोई मैच करेगा क्या, देख लो, H2SO4 इधर तो कहीं नहीं है, K2SO4 इधर कहीं नहीं, एक ही साइड है, H2O एक ही साइड है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए। तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा हमको, 2KMnO4 और प्लस ये तो क्या रहेगा, 3H2SO4 ही रहेगा। इधर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 KI रहेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5 H2SO4 भी है ना, 3, 5 और 3 क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। ये भी 5 है, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक, इधर कंप्लीट हो गया, 5 दूना 10 KI। इधर क्या बचा, देखिए एक K2SO4 यहां, 5 यहां पे, तो क्या होगा 6 K2SO4 हो जाएगा। क्लियर, ये तो वही रहेगा 2MnSO4, तो 2MnSO4। देखिए I को ले ले यहां, तो 5 दूना 10 I, मतलब 5I2, 5 दूना 10 I हो गया। ठीक है, और क्या बच गया, देखिए इधर यहां 3H2O, यहां 5, कुल मिलाकर यहां क्या बनेगा, 8H2O। ये है, कह सकते हैं क्या, अम्लीय माध्यम में इसका आक्सीकारक गुण। तो क्या कहेंगे हम कि अम्लीय माध्यम में जो है पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि 2 अणु 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। लिखने का तरीका ही होगा, जो आयोडाइड लवण को क्या कर देता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ये पहला क्या है, इसका रासायनिक गुण है। चलिए दोस्तों, एक दूसरे उदाहरण देखते हैं, जो कह रहा है क्या, फेरस लवण का फेरिक लवण में ऑक्सीकरण। फेरस लवण मतलब फेरस सल्फेट ले सकते हैं, फेरिक लवण मतलब फेरिक सल्फेट ले सकते हैं। तो पहला रिएक्शन तो वही रहेगा, क्या रहेगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, क्या बनेगा उधर वही K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस क्या 3H2O और प्लस क्या 5 नवजात ऑक्सीजन। अब दूसरा क्या, फेरस लवण यानी FeSO4, फेरिक लवण मतलब Fe2SO4 होल थ्राइज। देखिए नवजात ऑक्सीजन तो रहेगा। अब आप अनुभव करिए, यहां SO4 की संख्या बढ़ रही है, H2O से कुछ नहीं होगा, मतलब यहां भी किसका यूज होगा, H2SO4 का ही यूज होगा। अब देखो भाई,
तो देखिए क्या है, इसको बैलेंस करें, यहाँ Fe2 है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2Fe करना पड़ेगा। अब देखिए 2 SO4 और एक 3 SO4 क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब इसी को हम कंप्लीट कर लें, बैलेंस हो चुकी है ना। अब अनुभव करो आप, ये 5 ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ इसको भी बराबर करने के लिए वही 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा कंडीशन जरा देखिए, H2SO4 इधर ही एक तरफ है, इधर नहीं है ना, H2O भी, मतलब सारे चीज कोई और नहीं कटेगा, केवल और केवल क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन सिमिलर दिख रहा होगा। तो क्या समीकरण मिलेगा हमको इधर, 2KMnO4 प्लस देखिए 5 H2SO4 यहाँ 3, मतलब यहां भी वही होगा 8 H2SO4, ये 2 हो ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 FeSO4 बाएं तरफ यही है। अब यहाँ K2SO4 इकलौता है तो K2SO4 प्लस 2MnSO4। अब देखिए गौर से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, 5 Fe2SO4 होल थ्राइज, ठीक है ना, प्लस 5 अणु जल का यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब कितना हो जाएगा 8 H2O। ये कह सकते हैं ये संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत कर देता है। ऐसा लिख करके या तो तीनों पद में लिख सकते हैं, केवल ये पद लिख सकते हैं ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट में बता चुका हूं दोस्तों, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार वॉच कर लीजिएगा, वहां इससे भी ज्यादा डिटेल है। क्योंकि सेम रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चल रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकारक गुण चल सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो पहला रिएक्शन तो वही रहेगा जो पहले से आधा चला जा रहा है ना। क्या हो जाएगा पहला रिएक्शन, तो ये हो जाएगा वही 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, यही है ना। इधर क्या बनेगा, K2SO4 प्लस 2MnO4 प्लस 3H2O और 5 कैसा नवजात ऑक्सीजन। करे सल्फर डाइऑक्साइड बदल रहा है किसमें, H2SO4 में, नवजात ऑक्सीजन तो भाग लेगा ही। अब प्लस समझिए क्या लग रहा है, H2SO4 भाग लेगा। देखिए ऑलरेडी SO3 हो चुका है, अगर इसमें अगर हम H2O जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, H2SO4, समीकरण बैलेंस हो चुकी, 2 1 3 और 1 4, बस सेम कंडीशन है। यहां सिंगल ऑक्सीजन है, यहां पे 5 है, तो क्या करना होगा हमको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस जोड़ दीजिए, बिल्कुल इक्वल इजी दिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2KMnO4 और इधर वही हो जाएगा 3H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5SO2, ठीक है ना दोस्तों। जरा समझिए यहाँ पे, यहाँ 5 H2O, यहाँ 3 H2O है, मतलब और भी H2O यहाँ जुड़ेगा। ये 5 है और 3 है, 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा 2H2O, ये समीकरण मिलेगा। इधर क्या मिल जाएगा हमको, K2SO4 प्लस 2MnSO4, ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा, देखिए एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 5 H2SO4 है ना, एक गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। ये 3 H2SO4, इधर क्या है 5 H2SO4 है, तो ये H2SO4 यहां नहीं रहेगा। कुल मिलाकर इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बचेगा 2H2SO4, यानी इधर क्या रहेगा 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O। इधर क्या रहेगा यहाँ पे K2SO4 प्लस 2MnO4 और प्लस कैसा यहाँ कितना बचा है यहाँ पे, तो 2H2SO4। H2O किधर रहेगा, इधर ही रहेगा, है ना। ये कह सकते हैं कंप्लीट क्या होगा, समीकरण होगा। चलिए दोस्तों अगला उदाहरण की ओर चलते हैं। चौथा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, तो पहला रिएक्शन तो वही रहेगा, कैसा
2KMnO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4 प्लस कैसा 2MnSO4 प्लस 3H2O और प्लस कैसा नवजात ऑक्सीजन 5 ना। कर हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S कन्वर्ट हो रहा है किसमें सल्फर में। अब आप अनुभव करो अगर केवल ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा H2O बन जाएगा, यानी केवल और केवल यहां ऑक्सीजन का ही यूज होगा, यानी प्लस क्या बन जाएगा H2O बनेगा, बस हो गया। ये नवजात ऑक्सीजन काटने के लिए सेम कंडीशन क्या होगा, वही 5 से क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और तो नहीं कच कटेगा ना, नहीं कटेगा। चलिए पिछला वाला जैसा ना हो, तो कुल मिलाकर यही मिलेगा 2KMnO4 और प्लस मिलेगा 3H2SO4 और प्लस क्या मिलेगा यहाँ इधर 5H2S है ना, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। इधर मिलेगा कैसा K2SO4 प्लस वही रहेगा 2MnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा ये 5S। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 ये कुल मिलाकर यहाँ मिलेगा 8H2O। यही कह सकते हैं क्या होगा कंप्लीट रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये चौथा कह सकते हैं कौन सा है रासायनिक गुण है। चलिए दोस्तों एक दो और देख लेते हैं। पांचवा देखते हैं क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन में ऑक्सीकरण, यानी HCl कन्वर्ट होगा किसमें क्लोरीन में। तो पहला रिएक्शन तो वही रहेगा सेम 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 कन्वर्ट किसमें हो रहा है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O और प्लस कैसा नवजात ऑक्सीजन। कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कन्वर्ट हो रहा है किसमें क्लोरीन में Cl2 में, मतलब 2 लेगा। अब आप खुद अनुभव करो 2H है, एक ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा यहाँ फिर वही H2O बना लेगा। सेम दिख रहा हो कंडीशन, यहाँ H2SO4 या उसकी आवश्यकता नहीं है, बस इसको काट दीजिए। तो कैसे कटेगा, इसमें 5 से हमको फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे लगता है और कुछ नहीं कटेगा, बस जोड़ लीजिए। तो क्या मिला 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और क्या होगा 5 दूना 10 HCl और तो कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा है K2SO4 प्लस 2MnSO4 कितना हो जाएगा ये 5 होगा ना, Cl2 5 से गुणा होगा तो, और प्लस 5H2O और 3 कितना होगा 8H2O। ये कह सकते हैं क्या तीसरा पांचवा कह सकते हैं इसका ऑक्सीकारक गुण है। लिखना बस वही है ना, कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में क्या होता है, या पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणु अम्लीय माध्यम में 5 नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है। सीधे तीनों समीकरण या फिर केवल ये समीकरण भी देंगे चलेगा। चलिए दोस्तों एक आखिरी और देखते हैं, और वो क्या है नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। एक आखिरी देख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन वही रहेगा, क्या रहेगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें K2SO4 प्लस 2MnSO4 और प्लस कैसा 3H2O है ना, और 5 नवजात ऑक्सीजन। क्या कर रहा है नाइट्राइट मतलब KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट ले लिए, कन्वर्ट हो रहा है क्या नाइट्रेट में, तो हम ले लिए मान लो KNO3। आप खुद देखिए एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब यहाँ केवल और केवल ऑक्सीजन भाग लेगा। सेम कंडीशन वही दिख रहा होगा, 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि 5 कटना है, बस जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा हमको 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा 5KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है ना, कन्वर्ट इधर क्या हो रहा है K2SO4 और प्लस हो जाएगा 2MnSO4 और प्लस 5 हो जाएगा ना 5KNO3 और प्लस 5 ये 3 ही रहेगा ना, ध्यान रखिए H2 यहाँ पे, तो 3H2। ये है कह सकते हैं छठवां कैसा ऑक्सीकारक गुण। दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट सर्वाधिक ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। वैसे देखा जाए ना तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। कई उपयोग हैं दोस्तों। जितनी भी
पोटेशियम परमैंगनेट से संबंधित आपके किताबों में जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने क्या किया है, दे दिया है। इसके अलावा और भी विशेष कह सकते हैं जानकारी कंपटीशन की दृष्टि से हो सकती है, बट जितनी भी जानकारी हमारे पास थी हमने क्या है दे चुका हूं। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट्स, कोई दिक्कत या इसकी और भी कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक्स, शेयर और कमेंट्स जरूर करेंगे दोस्तों। ओके, मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, धन्यवाद, शबा खैर।